हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पार्ट 1 में हमने बात किया था कुछ साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किया था। उनके कुछ कंक्लूजन जो थे उनके बारे में देखा था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके बारे में देखा था। हमने देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस क्या होती हैं, उनकी मास क्या होती हैं, और इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। ये तमाम सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में जो कि पार्ट सेकंड है, चैप्टर 4 के रिमेनिंग पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लाइंस मेंशन की हुई हैं, उनको पढ़ते हैं। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron। तो हमने आपको बताया था कि जो बोहर एंड बरी ने जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की रूल्स दिए थे, उनमें ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं। और किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर के इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई थी आपको। अब ये बात समझ में आई है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले सेल में पाया जाएगा उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की, जो कि रिएक्शन के बाद एक नया मॉलिक्यूल बनता है, वो सेम तरीके का एटम का हो सकता है या डिफरेंट तरीके का एलिमेंट का हो सकता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन वाज सेड टू बी possess एन ऑक्टेट। मैंने ऑक्टेट टर्म आपको पहले भी मेंशन कर दिया था कि जो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल्स में पाए जाएंगे, उनको हम ऑक्टेट बोल देते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है एटम would thus react so as to achieve an octet in the outermost cell। तो जो हमारा एटम होता है वो तभी रिएक्ट करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो चाहेगा किसी भी दूसरे एटम से या सेम टाइप के अपने एटम से वो रिएक्ट करके अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर ले और जो है स्टेबिलिटी को गेन कर ले। ये कैसे होगा? दिस वाज डन बाय द शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले एक दूसरे के साथ, या दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दे, जिससे कि उन दोनों के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस और शेयर्ड so as to make the octet of electrons in the outermost cells give us directly the combining capacity of the element, that is the valency। मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको हम गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीट हो रहा है, ये बता रहा है कि यही हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की, और इसी को हम वैलेंसी बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लेते हैं कि एक कंपाउंड हमारा बन गया है NaCl। तो NaCl कैसे बना होगा? जो Na होगा वो रिएक्ट किया होगा Cl से और बना लिया होगा NaCl। तो जो सोडियम है Na, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसके पास इलेक्ट्रॉन है 11। और जो हमारा क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वो है 17। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें इनके इलेक्ट्रॉन का, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए सर? 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मतलब नेक्स्ट वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 8 फिल कर सकते हैं। अब भी 8 + 2 10 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो नेक्स्ट सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस प्रकार से ये हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा जो क्लोरीन एटम है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जो आपका पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं नेक्स्ट सेल में? वो 8 आ सकते हैं। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 7।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं नेक्स्ट वाले में, वो 8 आ सकते हैं, लेकिन बचे हुए हैं 7। तो यहाँ पे ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब भैया ये कंपाउंड बना कैसे है सर? या तो ये अपना सातों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, या फिर क्या काम करे कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर ये बताइए, एक काम को करने में ज्यादा मेहनत लगेगी कि 7 काम को करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? तो जाहिर सी बात है सर, 7 काम करने हैं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम सर ज्यादा एनर्जी वाला काम क्यों करें? अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करना है, भैया एक ही मेरे पास एक्स्ट्रा है, ले लो, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुम स्टेबल हो जाओगे, तुम भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, तो ये बात अच्छी लगेगी। तो यही चीज यहाँ पे लगा है कि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको दे दिया और इसके पास जो इसका ऑक्टेट हो गया अब हो जाएगा 288, और जो सोडियम है उसका हो जाएगा 28। अब ये भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गए। स्टेबल होने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो ऑक्टेट है वो फुलफिल्ड है, दैट इज 8 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई सर? यही होता है वैलेंसी का टर्म, यही हमने शेयर किया है या ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन को। अब हम आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। तो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्रेजेंट जो होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है? या हम उसको बोल दें कि अगर हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? वो करते हैं Z से डिनोट, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फिर से हम एग्जाम्पल अगर सोडियम एटम के लिए लेते हैं, दैट इज Na एटम, तो इसमें जो हमारा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 11 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। इतनी बात समझ में आ गई सर? नेक्स्ट टर्म है मास नंबर। The mass number is defined as the sum of total number of protons and the neutrons present in the nucleus of an atom. It is denoted by A. जो मास नंबर होता है वो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का होता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम अगर ऐड कर दें तो हमारा मास नंबर मिल जाता है, ठीक है? इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। These are present in the nucleus of atom. Hence, protons and the nucleons are also called nucleons. तो भैया जो मास नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करता नहीं है, वो सिंपली न्यूक्लियस में प्रेजेंट हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बोल सकते हैं न्यूक्लियंस, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू न्यूक्लियंस, ठीक है? तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है कि मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल के लिए जो मास ऑफ कार्बन है वो 12 यूनिफाइड मास के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 यूनिफाइड मास ऑफ प्रोटॉन, 6 यूनिफाइड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन एटम। अब किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है X अपर साइड में A, लोअर साइड में Z, ठीक है? यहाँ पे जो X है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट का, और जो Z है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर का, जो A है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास का। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको ऐसे देखने को भी मिल सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कार्बन लूं C6H12 ऐसे भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर C6H12 ऐसे देखने को भी मिल सकता है। मुझे यही वाला अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे यही वाला लिख दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्लियर हुआ सर? आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है,
जैसे मैंने वहां पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया गया है कि नाइट्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं 7n14, या और कैसे लिख सकते हैं सर 7n14। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, वो है 8, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, प्रोटॉन भी सर 8 है। पूछ रहा है फर्स्ट नंबर में द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो अभी आपने पढ़ा है जो एटॉमिक नंबर होता है जिनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको मेंशन है जो कि है 8, तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर हमारा Z जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अगर आप बात करते हैं सेकंड पार्ट की, पूछ रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम। तो भैया इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है आपका और आपका प्रोटॉन है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है सर, और आपके प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 8 हैं। जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे जो मैग्नीट्यूड तो सेम है 8 8, ठीक है, लेकिन जो चार्जेस होंगे वो 8 माइनस का चार्ज होगा और 8 पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का। तो इसलिए अगर हम +8 -8 करते हैं तो इनकी वैल्यू आ जाती है 0। तो मतलब इस एटम पे चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब थोड़ी सी चीज आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऐसे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। बात समझ में आई सर? एग्जाम्पल के लिए अगर हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं तो जो हाइड्रोजन है इसके पास 3 एटॉमिक स्पीसीज हैं जिनको हम प्रोटियम बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम बोल सकते हैं और टाइट्रियम बोल सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, 1H1, 1S2, 1S3 या HDT। अगर हम H करें हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटोनियम बोल रहे हैं वहां पे 1H1 है, और अगर डी की बात करते हैं तो 1H2 है, और अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं जो कि टी है वहां पे 1H3 है। हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया है कि जो ये 1 1 1 है ये आपका क्या है, ये Z है, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है किस चीज में सर, मास नंबर में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है जिनके 3 स्पीसीज हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंस है, इसलिए ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है। ऐसे आपका कार्बन का भी आइसोटोप्स हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सर? अब आगे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके एप्लीकेशन के बारे में। मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे आइसोटोप्स का मिक्सचर होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। भले वो मिक्सचर होते होंगे आइसोटोप्स का लेकिन जो आइसोटोप होता है एलिमेंट का वो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी आइसोटोप की वो सिमिलर होती है। मतलब जिस भी एलिमेंट के वो आइसोटोप्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो सिमिलर होंगी लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा क्लोरीन होता है वो नेचुरल फॉर्म में 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिनका मास 35 यूनिट होता है। सेकेंड वाले आइसोटोप का मास होता है 37, और रेशियो जो इनका निकल के आता है वो 3:1 का निकल के आता है। तो अगर हम इन दोनों क्लोरीन एटम के जो आइसोटोप्स हैं उनका अगर हम लोग
एवरेज ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि रेशियो 3:1 का आया है, मतलब एक 75% है और दूसरा 25% है। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? और पहले का जो मास है वो 35 है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 अपान में 100 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25 अपान में 100। इनको आप सॉल्व करते हैं तो निकल के आ जाता है 35.5 U। ठीक है, और यही आपका एटॉमिक मास हो जाता है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का जो आइसोटोपिक फॉर्म होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो क्लोरीन एटम होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा इन दोनों आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन के एवरेज मास के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which finds them useful in various field. Some of them are, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, वो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की वो क्या होती हैं, जनरली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इतना हम उसको कंसर्न नहीं करते हैं उसका मिक्सर लेने के बाद, क्योंकि उनका एवरेज ले लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि जिस एलिमेंट का वो आइसोटोप है उनका एवरेज जो मास होगा वो कितना होने वाला है। लेकिन कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अगर आइसोटोप ऑफ यूरेनियम की बात करें तो इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है सर 1 मार्क का, किस एलिमेंट के आइसोटोप का यूज हम फ्यूल के रूप में करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो आप बोलेंगे यूरेनियम के। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोप जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है उसका हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज करते हैं। और दूसरी चीज जो होती है, जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन होता है उसका यूज हम करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर मतलब समझ रहे आप? गोइटर मतलब वही होता है जो आपके गले में हो जाता है, या आपका अगर सर हो गया, ये अगर ह्यूमन है कोई, तो ये आपका यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है इस पार्ट में, ये आपका गोइटर होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन के आइसोटोप का यूज करते हैं। इतनी बात हो गई आपके आइसोटोप के बारे में। अब भैया आइसोबार क्या होते हैं, इनको समझते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां पे क्या था सर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप में था एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with different atomic number which have same mass number known as isobar। वहां पे था एटम जो थे एलिमेंट के वो सेम एलिमेंट के थे, वहां पे मास नंबर आपका डिफरेंस होता था और एटॉमिक नंबर सेम होता था। लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 एलिमेंट का, एक कैल्शियम कर लेते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 20 है, दूसरा हम कर लेते हैं आर्गन। कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं Ar से, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40। इसका मतलब समझिए आप, अगर प्रोटॉन्स इनके डिफरेंट हैं, प्रोटॉन डिफरेंट होने का कैसे आप समझे हैं बात, क्योंकि जो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। जो एटॉमिक नंबर Z होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। यहाँ पे वो 20 है, यहाँ पे वो आपका 18 है। तो आपका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों के मास नंबर जो हैं वो 40-40 हैं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम है और जो आर्गन है ये आइसोबार्स हैं। बात समझ में आ गई सर? तो जो ये पेयर है कैल्शियम का, आयरन का, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, लेकिन उनका द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, वो हमारा मास नंबर इक्वल हो गया। तो हम ये बोल देंगे कि ऐसे जो एलिमेंट के पेयर हैं वो हमारे क्या है, आइसोबार्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लिए गए हैं, जैसे आप आर्गन के देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आर्गन, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आपका पोटेशियम है के, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कैल्शियम आपका
20 है, लेकिन यहाँ पे नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में इक्वल है, तीनों में, मतलब कि इनका जो मास नंबर है वो इक्वल है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। और अगर कैल्शियम और नाइट्रोजन की बात करते हैं, उनमें भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, लेकिन द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। ये दोनों आपके जो पेयर हैं एलिमेंट के वो आइसोबार्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैन आल्सो हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, that is different number of protons but the same number of neutrons. Such elements are known as isotones. यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि आइसोटोन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है ही है, लेकिन उनके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। कैसे, एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, जैसे पोटेशियम के है यहाँ पे और कैल्शियम Ca है। पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भैया, 19 है, और कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भैया, 20 है। मास नंबर आपको पता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, अगर पोटेशियम की बात कर लेते हैं हम लोग, के की बात करें तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है सर, 39 दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं सर, 19 दिए हुए हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो के का निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 39 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका बात हो गया पोटेशियम के लिए। अब कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम का मास नंबर जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, जो कि इक्वल है 20 के, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो इक्वल हो जाएंगे 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम में और पोटेशियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इक्वल है 20 के। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट है और उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोन्स बोल देते हैं। बात समझ में आ गई सर? तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कंप्लीट हो गया है, जिनमें हमने जितने भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट मेंशन थे सबको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो कि इस चैप्टर की पार्ट 3 होगी, जिनमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।